नमस्ते एवरीबॉडी। आज तो हमारे साथ में विभूतियां हैं। अनीमा जी, कवित्री, और भी बहुत से कला क्षेत्रों में पारंगत हैं। और सोमा जी हैं, वो भी कवित्री हैं। और अ, आपकी एक नाट्य संस्था भी है, आप उसके बारे में बताइएगा। और नंदिनी जी, आप भी कवित्री हैं, लेकिन इसके अलावा इस समय यूपी एसोसिएशन की मैगजीन का प्रकाशन कर रही हैं और बच्चों के हिंदी क्लासेस से जुड़ी हैं। तो हम लोग ये गपोष्ठी जो करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ परिचर्चा होती है। और कोशिश ये रहती है कि ज्यादा गंभीर ना हो। तो अलग अलग विषय लिए जाते हैं। तो पहले हम लोग ने एक बार कानपुर की से जुड़े हुए व्यंग्यकार थे, तो वहाँ की भाषा पे बात करी। और एक बार बात हुई कि जब हम लोग पहली बार जो है विदेश में आते हैं, यहाँ बसने की कोशिश करते हैं। और जिस समय आए थे, उस समय इंटरनेट इतना ज्यादा नहीं था, मोबाइल नहीं थे, सोशल मीडिया तो था ही नहीं। तो 180 डिग्री जब आपकी लाइफ टर्न लेती है और यहाँ पर जो चैलेंजेस आते हैं, तो जैसे हम लोग तो ज्यादातर लोग अमेरिका पहली बार आए हैं। अनिमा जी की पहली यात्रा जो है स्विट्जरलैंड से शुरू हुई है। तो उसमें जो अनुभव हुए, तो बहुत से लोगों को जो है वो अनुभव अगर कटु होते हैं तो लोग के हमेशा रोते चीखते रहते हैं। कुछ लोग उसको भूल जाना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जिनको किस्सा गोई का शौक होता है, वो उसको हास्य व्यंग का रूप देते हैं। और मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि आप तीनों जो है वो अच्छी किस्सा गोई कर लेती हैं। तो मैंने सोचा कि इतनी बार हम लोगों ने अपने पुरुष मित्रों के साथ किए, तो एक महिला गपोष्ठी भी होनी चाहिए। तो आज इसी का शुभारंभ कर रहे हैं। पहले तो महिलाओं को इतना सम्मान देने के लिए बहुत बहुत आभार अतुल जी कि आपने महिलाओं के बारे में अलग से सोचा। बड़े अच्छे विचार हैं आपके। नहीं, ये पूरा क्रेडिट मेरा नहीं है। विचार मेरा था ऐसा करना चाहिए, लेकिन किस्सा कोई करने के लिए तैयार कौन कौन होगा, तो उसमें पहला नाम सोमा जी का इनके पति देव और हमारे घनिष्ठ मित्र संदीप जी ने सुझाया। इतने बहुत दिन से बढ़िया। शादी इसलिए तो टिकी है कि कहानी अच्छी सुनाते हैं। मैंने तो अपनी पूरी एक सीरीज जो है इसकी 2004 में अभिव्यक्ति मैगजीन एक आती है ऑनलाइन, पूर्णिमा जी हम्म। उसकी संपादिका है। तो उनको कुछ शेयर की थी स्टोरी। तो मेरी तो शुरुआत ही बड़ी अजीबो गरीब थी कि जब मैं पहली बार आया था, तो एक जो छोटे शहर से सीधे जो है वो कानपुर से ही लैंड हो गया अटलांटा। और बीच में ना दिल्ली पड़ा ना मुंबई पड़ा। तो अंग्रेजी उतनी अच्छी आती थी कि काम चल जाता था। जैसे अभिनव जी कहते हैं ना कि हम लोग जो है वो प्रिंसिपल को लेटर लिख लेते थे कि बीमार पड़ गए, उससे ज्यादा नहीं। तो अब वो जिस कंपनी में काम करते थे, उन्होंने कहा कि जो है वो हवाई अड्डे पे कैब तुम्हें ले लेगी आके। अब कैब क्या होती है वो इस समय जो है वो झिझक में पूछा भी नहीं, और पता भी नहीं था क्या होती है। यहाँ आके जो है जब वो देखा बाकी लोगों को कि वो लोग प्ले कार्ड लेके खड़े हैं, तो समझ में आया कि अच्छा कैब ये होता है। लेकिन मेरे तो नाम का कोई लेके ही नहीं खड़ा था। तो थोड़ी देर तक तो घबराहट हुई, फिर याद आया जेब में $500 पड़े हैं, तो कम से कम होटल तो आज बुक हो जाएगा। फ्राइडे शाम हो रही है और ऑफिस खुला नहीं होगा, अब तो मंडे को ही खुलेगा। तो अगर कोई नहीं आए तो वही एक आखिरी रास्ता है। तो चलिए अपने बैग वैग तो लेके आते हैं। बैग लेके आए, तो वहां एक दुबले पतले से सरदार जी खड़े थे, एक फटे पुराने से कागज में हमारा नाम लिख के। और उन्होंने कंफर्म किया मेरा नाम अतुल है। और हाँ जी, चलिए। तो गाड़ी में पहुंचे तो बैग रखा, और उसमें बज रहे थे दिलीर पाजी। तो हमारे मुंह से यही निकला बेसकता, अरे वाह, दिलीर पाजी अटलांटा में। तो कहते हैं आओ जी बादशाह हो। चल दिए। तो फिर बाद में उन्होंने बताया कि वो देर क्यों हुई और वो कागज पे मेरा नाम क्यों लिखे थे। क्योंकि सवेरे सवेरे उनका हो गया था वोटी से झगड़ा निकलते हुए, और उस झगड़े में वो कार्ड घर पे रह गया। और जब वो आधे रास्ते आए तो याद किया कि यार लेना किसको था। तो लास्ट नेम उन्हें अरोरा याद था। और कंपनी का नाम जो है वो, मेरी जो इस कंपनी में आया था उसका नाम प्राइमस सॉफ्टवेयर था, उसमें से वो प्राइमस भूल गए। और हवाई अड्डे पे घुसते ही जो पहला देसी आदमी दिखाई दिया, उससे पूछा वर्क इन सॉफ्टवेयर, वो हला क्यों मना करता। तो वो चल दिया उनके साथ। अब वो उस लास्ट नेम उन्हें अरोरा याद था, तो वो उससे पंजाबी में शुरू हो गए। वो एक शब्द ना बोले। फिर वो बेचारे हिंदी पे आए, तो हिंदी भी ना बोले। तब उनके कान खड़े हुए, उन्होंने पूछा व्हाट्स योर गुड नेम, तो उसने कुछ रेड्डी बताया। तो वहां से वो उल्टे पांव भागे। और वो जो असली उसका टैक्सी वाला, तो उसको उसे हवाले किया और वो कागज लेके आए। तो ये- उस दिन तो पसीने छूट गए थे उनके भी और हमारे भी। सही है। बहुत तो बढ़िया। और ऐसे ही बीसियों किस्से अपने हैं, आप लोग के बिल्कुल। भी होंगे। या तो नहीं तो हमारे को तो कोई सरदार जी लेने नहीं आए थे। मेरे को मेरे सरदार जो है मेरे पतिदेव ही लेने आए थे। वो भी देर हो गए थे 1.5 घंटे हमेशा की तरह। लेकिन उसके पहले बड़ी परेशानी हुई कि दिल भाई हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम
पटना से दिल्ली पहुंचे थे, वहां रहे 1 दशक, उसके बाद अमेरिका आए। तो थोड़ी सी आदत बन गई थी, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में थोड़े अमेरिकन लोग काफ़ी थे, तो थोड़ी आदत थी कि भैया कैसे होगा यहाँ का एक्सपीरियंस, थोड़ा सा था आइडिया। लेकिन एक गलती हो गई कि थोड़ा सा तैयारी कम करी थी हमने, तो हमारे पास डॉलर नहीं थे। और हम बस आराम से नोटों की गड्डियां उठा के चले आए कि चलो काम चल जाएगा और कहीं ले लेंगे उसको, एक्सचेंज होगा वहां पे जाके एक्सचेंज करा लेंगे। बट पहली बार आए, वो भी लेडी, तो सामान की कमी तो होती नहीं है ना, हम भले खुद छोटे हों लेकिन सामान हमारे पास बहुत होता है। तो एक्सचेंज कराने का कुछ मिला ही नहीं आने के बाद फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पे। तो अब कार्ड तो निकाल नहीं सकते, इंडिया में तो भाई हर चीज का जुगाड़ होता है, यहाँ जुगाड़ वाली भाषा चल नहीं पा रही थी मेरी। तो कार्ड आप पुल नहीं कर सकते एयरपोर्ट से जब तक आप उसमें कॉइन ना डालो। तो भाई भारतीय रुपए का कॉइन चल नहीं रहा था वहां, मैंने कहा अब करें क्या यहाँ। तब मुझे उतरती ही आपके जैसे सरदार जी दिखे, मुझे भी एक देसी लेडी दिखी जो वहां कुछ सफाई कर रही थी। तो हम थोड़ा सा सामान वामान किसी को बोले, 1 सेकंड, मैंने कहा जरा इधर आइए। उनको हम थोड़ा साइड में ले गए। हमने कहा हमारे पास ये प्रॉब्लम है कि बस रुपए लेकर आए हैं, हमें डॉलर चाहिए। तो बोले अच्छा डॉलर चाहिए, जरा अच्छा देखो इधर इधर आओ, बाथरूम की तरफ आओ। उसने बोला देंगे लेकिन लेंगे ज्यादा एक्सचेंज रेट से आपसे। तो हमने कहा भाई यहाँ पे तो सब कुछ बड़ा ईमानदारी से होता है, आप ज्यादा क्यों मांग रही हैं। नहीं नहीं, फिर तो हमारे पास नहीं है। तो हमने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, जितना लेना ही लीजिए। तो वहां फिर हमने थोड़ा सा अपना हिसाब किताब वाला दिमाग जल्दी जल्दी कैलकुलेशन किया, बोला ठीक है इतना हो रहा है, 200 रुपये ले लो और ज्यादा। तो उसने कहा 200 तो बहुत कम दे रही हो तुम। मैंने कहा अच्छा ठीक है 300 ले लो, लेकिन जल्दी से मुझे थोड़े डॉलर दे दो। तो उस तरह से उन्होंने हमें डॉलर और कुछ कॉइन्स दिए, तो हमने कार्ड फिर वहां से अनब्लॉक किया। लॉक्ड रहती हैं एयरपोर्ट पे काटें, कुछ कुछ एयरपोर्ट्स पे होती हैं। तो फिर उससे कार्ड निकाल के फिर हमने अपना सामान रखा और फिर आगे बढ़े। तो आगे बढ़े तो क्रेडिट कार्ड भी हम इंडिया वाला ही ले आए थे। तो भाई अब ट्रेन वाले स्टेशन पे बिना क्रेडिट कार्ड स्वाइप किए हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। तो हमने उन लेडी को कह दिया कि भाई हमारे पास अब यही है, अब आप जाने दो या हम यहीं रुक रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बुलाया एक दो ऑफिसर को कि भाई ये इनके साथ कुछ स्पेशल सिचुएशन है, इनको निकालो यहाँ से, नहीं तो ये यहाँ से कह रही है हमें नहीं जाना। तो फिर उन्होंने हमें हेल्प करवाई किसी से। अब याद नहीं कि क्या कैसे करा। क्रेडिट कार्ड तो हमारे पास था नहीं यूएस वाला। तो उससे उन्होंने स्वाइप करवा के फिर आगे की टिकट का हमारा कुछ हेल्प किया। फिर फाइनली इससे हम फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट से बाहर निकल कर आए। काफी इंटरेस्टिंग। रोमांचक रही आपकी यात्रा। अरे वो बहुत, देखिए एक चीज एक बात बताती हूँ सबसे, हम लेडीज हम आएंगे यहाँ तो क्या बातें करेंगे, और लेडीज में भी आप भारतीय लेडी, वो आप जेंट्स लोग भी करते हैं, आप लोग खुल के नहीं बताते हैं, हम लोग थोड़े ईमानदार होते हैं बता देते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप आएंगे यहाँ कपड़े का सामान का और सब, उससे भी ज्यादा सब्जियों के पैसे तो जरूर आप कंपेयर करेंगे ना। और हमारी अम्मा जो है हमारी मदर इन लॉ, तो उनको तो बस यही चिंता कि खाने पीने की चीजें मिल रही है कि नहीं, खाना अब हमारे बेटे को क्या क्या मिल पा रहा है। उसमें मुझे सबसे इंटरेस्टिंग गोभी लगा, गोभी का प्राइस मैंने बताया कि अम्मा पता है गोभी का यहाँ ना प्राइस इतने का है। और हम उनको थोड़ा रोमांच पैदा करने के लिए हमने उसका इंडियन रुपी में कन्वर्ट करके बता दिया कि अम्मा उस समय के हिसाब से 400 रुपए की एक गोभी मिलती है यहाँ। अब अम्मा को हो गई बड़ी टेंशन कि इतना महंगा एक गोभी मिलेगा तो कैसे खर्चा चलेगा तुम्हारा। हमने कहा नहीं अम्मा हो जा रहा है। अब जब हम बात करें हर हफ्ते तो वही वो पूछे गोभियां सस्ताइल की नहीं खे बेटा। तो हमें हमें गोभी, उनको यही टेंशन कि जब सस्ता होए ना तभी तुम लेके कुछ कर लिया करो फ्रिज में उसको, या तो वो जो एक सूखी वाली गोभी बनाते हैं। हमने कहा अम्मा यही फ्लैट रेट होता है, गर्मी हो सर्दी हो, इंडिया जैसा नहीं है सीजनल सब्जी का। लेकिन उन्होंने ये पॉइंट रट लिया था कि वहाँ गोभी बड़ी महंगी होती है, गोभी बउआ जब इंडिया आएंगे तो हम इंडिया में गोभी उनको बढ़िया से खिला के भेजेंगे। तो ऐसे करके हमारी सासू माँ ने भाई सब्जियों वब्जियों के दाम के हमने पूरा डिस्कशन किया कि यहाँ पे ऐसे ही मिलती है। फिर हमने बताया कि भाई यहाँ कुछ अलग चीजें खाने का अब हमने शौक पाल लिया है। तो इस तरह से चल रहा है हमारा। तो उन्होंने कुछ ऐसी कोशिश नहीं की कि अगली बार आपकी अटैची में दो चार गोभी रख ही देते हैं? अरे पूरी सब वहां सुखा के जाड़े में गोभी का एक सुखाता बनता है, तो वो सब पैक वैक के आया था उसके बाद अगली बार से, डोंट वरी, ये सब किया हमने। हाँ लेकिन ये फिर जब रूल्स वूल्स पता चले कि भाई वो है ना यहाँ पे कि कुछ एकदम डायरेक्ट एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट, तो हमें लगा भाई उसको एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ना मान लें। ऑल वो प्रोसेस्ड मानेंगे टेक्निकली, बट यू नेवर नो। फिर हमने बोला नहीं भाई रहने दो जाने दो, $4 की गोभी खा लेंगे। लेकिन फाइन जो उसके बदले इतनी देनी पड़ेगी, तब वो मानी अम्मा कि अच्छा ठीक है चलो नहीं देती हूँ। अच्छा, एक हम लोग की बातचीत में एक ये भी सब्जेक्ट आया था कि बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो जो सामान्य बोलचाल की भाषा उससे धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं।
तो अभी एक आपने शब्द यूज किया सुखौता, ये मेरी जानकारी के लिए बताइए क्या होता है। हाँ, तो सुखौता बिल्कुल हिंदी का सुख, एक तो सुखाने से बना है, सुखाने के बाद जो कोई चीज होती है वो सुखौता, सुखी हुई चीज। तो स्पेशली यूपी बिहार के साइड में हम लोगों के यहाँ विंटर में गोभी को धागे में पिरो के धूप में सुखाते हैं, और सुखा के उस सब्जी का नाम गोभी का सुखौता हो जाता है। तो उसको आप जब समर में गोभी नहीं मिलती, या मिलती है लेकिन उतनी अच्छी नहीं होती है क्वालिटी की, तो आप उसको सब्जी में यूज कर सकते हैं। तो ये सब, ये सब टर्म्स में जानबूझ के यहाँ यूज करती हूँ कि मैं भूल ना जाऊँ अपने कल्चर को। तो यस अतुल जी, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी, ये शब्द मैंने यूज किया आज, और अच्छा हुआ आपने इसकी पूरी हिस्ट्री हमसे निकलवा ली। सोमा जी, आपके किस्से सुनने का तो बहुत दिन से इंतजार था, इसी वजह से आज जो है ये पहला एपिसोड हो भी रहा है। वो कहावत नहीं सुनी है, नाम बड़े और दर्शन छोटे? तो आप मेरे पति की बातों पर मत जाइए। नहीं, हम आप ही की बातों पे जाएंगे। लेकिन थैंक्स कि टू हाँ सोमा बस, जी, आपकी वजह से एपिसोड हो रहा है, सो पर टर्न हम मिलना हम चाहिए। वैरायटी ला सकते हैं। नंदिनी के बाद अनिमा आप जाइए, क्योंकि आप फिर स्विट्जरलैंड की बातें बताएंगी हमें। नहीं। चलिए चलिए, सो बताती हूँ मैं थोड़ा बहुत जितना भी याद है। बहुत पुरानी बात हो गई है, लेकिन हुआ क्या था कि मैं, अतुल जी की तरह मैं भी एक छोटे शहर वाली हूँ, बनारस की हूँ। और भी छोटा शहर है, कानपुर से भी छोटा शहर है वो तो। एक चीज आपको नहीं, यहाँ बहुत बोल बड़ा दूं है। कि कानपुर और बनारस। लखनऊ और बनारस, इन शहरों के लोग जो बाशिंदे होते हैं, उनके शहर को अगर कोई कह दे कि छोटा है, तो वो लोग इंची टेप लेके झगड़ने पहुंच जाते हैं। नहीं भाई, बनारस वाले ऐसा नहीं करते। हमें पता है हमारा शहर छोटा है, वो तो मोदी जी आ गए हैं तो उन्होंने थोड़ा सा पॉपुलर कर दिया है। वरना किसी कोई नहीं जानता था बनारस को, काशी सब अरे जानते। सब लोग जानते थे भाई, तुम क्या, कहाँ हो बनारस तुम? तो क्या फिर कौन बात नहीं कर रहे जानता? हो? अरे अरे बनारस बहुत रोमन छोटा सा रोमन शहर है। इजिप्शियन जानते थे, और तुम तो बात कर रही हो इंडियन के हो, इंडियन लोगों को सब जानते हैं। तो चलिए, तो हुआ ये कि बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बनारस, जिंदगी भर बनारस में रहे हैं। कहीं कहीं बनारस से कहीं जाना भी होता था तो रिश्तेदारों के घर, चाचा मौसा के घर चले गए। तो बस उतना ही जाना, बनारस से निकलना हुआ मेरा। ट्रेन से चले गए मम्मी पापा के साथ। तो मैं कहीं, मतलब कहने का मतलब है, शादी जब तक हुई तब तक कहीं नहीं निकली मैं बनारस से। और शादी ऐसे इंसान से हो गई कि जो स्विट्जरलैंड में सेटल था, मतलब उसमें प्रोजेक्ट में था, वो शादी के लिए 15 दिन की छुट्टी लेके आया। तो भाई शादी हुई, जयपुर में शादी हुई, और विद इन अ वीक स्विट्जरलैंड पहुंच गई मैं। अब क्या था, पहले तो कभी एयरप्लेन में नहीं बैठी मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब देखा ही नहीं था एयरपोर्ट, ट्रेन से सफर किया था। तो सबसे पहला जो दिल्ली का एयरपोर्ट देखा, और अकेले सफर कर रही थी क्योंकि अश्विनी मेरे हस्बैंड जो ऑलरेडी जा चुके थे। तो आप सोचिए, मतलब बनारस से निकल के एकदम दिल्ली एयरपोर्ट, और पहली बार मुझे कुछ कुछ पता नहीं था, बस ऐसे मूवीज में देखा हुआ था। तो वहीं पहुंच गए, और दिल्ली एयरपोर्ट में ना ऐसे आंखें फटी की फटी, और कितना अच्छी जगह है यार। बहुत बढ़िया लग रहा है। चलो भैया, मैं लगेज वगेज लेके पहुंच गए स्विस फेयर में बैठे जाके। तो मेरे जो पड़ोस में बैठे हुए थे, जो उनको समझ में तो आ गया कि ये लड़की अनाड़ी है, छोटी सी, मतलब कॉलेज से निकली निकली भी थी तो मैं थोड़ी सी उछल कूद भी थी थोड़ी सी। तो समझ में आ गया। पूछा उन्होंने, क्या पहली बार जा रही है? हाँ पहली बार। तो सीट बेल्ट नहीं बांधनी आ रही है, लेकिन उनको, उन्होंने बेचारों ने बहुत हेल्प करी। वो काफी सालों से जुरिक में रह रहे थे, जुरिक में जा रही थी मैं। तो फिर उन्होंने बताना शुरू किया कि भाई जुरिक इतना साफ है कि तुम्हारे जो जूते होते हैं उसके सोल तक गंदा नहीं होगा। तो सारी ना जुरिक के बारे में बताते हैं, तो सुंदर 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 बातें हैं। तो मैंने कहा यार ऐसा कैसे होता होगा। तो पहुंचे, और एक्चुअली ऐसे ही था स्विट्जरलैंड, बहुत ही सुंदर, मतलब जैसा हमने देखा है मूवीज में ना। तो वहां देखा, स्विट्जरलैंड पहुंचे, हस्बैंड आ गए थे पिक करने। तो वो जो टाइम था ना, वो बहुत ही मेरा एक तो शादी के तुरंत बाद वाला टाइम था, हनीमून पीरियड था मेरा, स्विट्जरलैंड था, अकेले। और मतलब मेरा जो हस्बैंड है, उसका जो प्रोजेक्ट था वो, उसमें काम भी बहुत कम था, तो बड़ी जल्दी आ जाते थे। तो हमने जो मजे किए ना स्विट्जरलैंड में, मेरी तो बहुत अच्छी यादें हैं। और दूसरी बात क्या होता था, यूरोप में एक सिस्टम है कि वहां पे ना एक ही पास से आप ट्रेन, ट्रैम, बोट, किसी भी जगह से आप सफर कर सकते हैं। आपने एक पास बना लिया, आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो महीने का एक पास बना लेती थी मैं, और कहीं भी निकल जाती थी। मतलब अकेले, इतनी तफरी मारी है मैंने बिल्कुल अकेले। तो ये था। और एक चीज बहुत अलग से मैं बताना चाहती हूँ स्विट्जरलैंड के बारे में, लोग बड़े ऑनेस्ट थे, बहुत ऑनेस्ट। मतलब जो कि मुझे बहुत ज्यादा फर्क दिखता था इंडिया से। जहाँ पे हम रहते थे वहां पे बुक्स का और सबका ना ऐसे स्टॉल ऐसे लगा के रख दिया सड़क पे, कोई नहीं है वहां पे।
वो लिख दिया है सारा कुछ, उन्होंने प्राइस वगैरह रख दिया है, तो लोग अपने आप उठाएंगे, अपने आप पैसे रख के चले जाएंगे। तो दिस वाज वेरी अनयूजुअल फॉर मी कि बनारस ऐसा शहर जहाँ पे बंदूक लेके घूमते हैं लोग, वहां पे ऐसी जगह आप पहुंच जाओ। ऐसी जगह पहुंच जाओ। सोमा आप बोल लो, फिर मैं एक और थोड़ा जोड़ूंगी अपने नहीं नहीं, फर्स्ट पहले ही वीक आप की जो। बोल लो, पहले ही बोल अरे लो। नहीं नहीं सोमा, सॉरी। आपको बोलना पड़ेगा, प्लीज प्लीज, मुझे बहुत बोलिए लग बोलिए। रहा है कि मैं कुछ ज्यादा एडवांटेज ले रही हूँ आप लोगों की अच्छाई का। नहीं मैं देखो, नहीं कहना जूम लिंक चाहती। भी आपका आपका तो बनता है बिल्कुल। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ये कह के थोड़े दिया था, मैं ही बोलूंगी। ये कुछ ऐसी बात हो गई कि जब हम लोग बचपन में क्रिकेट खेलते थे तो जो बैट लेके आता जिसका था बैट, वो, वो ज्यादा जिसका बैटिंग बॉल हो, करेगा। जिसका बॉल होता हो उसको सबसे ज्यादा बॉलिंग दी जाएगी। और जो सबसे कमजोर होता था उसी को जो है नाली वाली जो कीचड़ होती थी यस, वहां से बॉल उठाने के लिए भेजते थे। सो उठाने को। राइट, माय गॉड, आपने बिल्कुल मेरे दिल की बात कह दी। सबसे ज्यादा फील्डिंग भी वही करेगा और नाली से बॉल भी वही लाएगा। नाली से बॉल। नहीं नहीं, मैं मुझे स्पोर्ट्स खेलने में मजा आता था। तो मेरी दीदी हाँ। के दोनों मतलब बड़े बेटे और मेरे में कम डिफरेंस है, 5 साल का ही डिफरेंस है सिर्फ। तो हम लोग का मतलब मैं टॉम बॉय ज्यादा रही हूँ। तो उनके साथ सारे ढंग के ऐसे उल्टे सीधे काम सही, करना। बहुत तो बहुत खैर, लुक्स लाइक कि हम लोग इसकी बात तो कर ही रहे हैं कि यूएस या हम्म। बाहर आके जो पहली बार, अतुल जी मैं थोड़ा सा पहले अपना इंडिया का बैकग्राउंड देना ठीक जी रहेगा? जी जी ओके। तो जैसे आपने बताया ना अनिमा कि आप बहुत अलग अलग जगह, बनारस से निकलने के बाद आप बहुत अलग अलग जगह गए। अब तो मैं इंडिया में बहुत अलग अलग जगह रही। तो अगर कोई मुझसे कभी पूछता है कि तुम भारत में कहाँ से हो, तो मुझे ना बता नहीं पाती। मुझे, मैं सिर्फ कहती हूँ बस मुझे भारतीय मान लो, दैट्स इट। क्योंकि एक्चुअली मेरे साथ रहा भी ऐसा कि मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस जगह से भी जाते हो ना, उसका एक हिस्सा आपके साथ चला जाता है। आप कभी भी वो जगह पूरी नहीं छोड़ते हो, कुछ उसका आपके अंदर आ जाता है। तो मेरा जन्म पटना में हुआ और 10th तक की मेरी पढ़ाई पटना में हुई। तो आई रियली। वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन पटना। और मेरे पापा नाइस बिहार नेम। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में प्रोफेसर थे। ओ माय सो गॉड। सो आई लिव्ड इन द कॉलेज एंड देन लेटर ऑन बॉयज कॉलेज के अंदर हमारा क्वार्टर था। सो वाह। यू कैन इमेजिन, आई कैन तो जो इमेजिन। पटना का बिहार कॉलेज माहौल में जब सही है, लालू प्रसाद यादव जी थे, तो यू कैन इमेजिन यस कि क्या होगा। यस, मैं उस वक्त वहीं थी। यस, और उसके बाद मेरे जैसा बच्चा जो थोड़ा आउटगोइंग हो, पापा बड़े उदार, मतलब पापा ने मुझे 1951 के वो पिलानी बिट्स के आई मीन इंजीनियर थे वाह। जिन्होंने टॉप किया था। सो राजस्थान और बिहार भी काफी कंजर्वेटिव बोलूंगी मैं है, राजस्थान भी बहुत कंजर्वेटिव है। पर मेरे पापा ने, मुझे ध्यान है 90s में मैं आराम से मिनी स्कर्ट पहन के बास्केटबॉल खेलती थी पटना में। हम्म। ही वॉज वेरी ओपन माइंडेड, सो आई वॉज वेरी लकी कि मुझे ऐसे पिता मिले। तो 10th तक की मेरी पढ़ाई वहां हुई और हमारा मतलब मैं बहुत लेट बर्थ थी। तो उसके बाद पापा रिटायर हो गए, तो वो छोटी सी जगह रहने जा रहे थे दादा दादी के घर में। तो फिर मैं लखनऊ, रायबरेली और लखनऊ आई। सो पटना से मैंने 2 साल रायबरेली रही और उसके बाद फिर मैं लखनऊ आई। लखनऊ में आईटी कॉलेज है, वहां मैंने अपनी पढ़ाई की। फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही थी। देन आई गॉट मैरिड टू संदीप, फिर मैं पुणे आई, फिर बैंगलोर आई, बिफोर कमिंग टू यूएस। तो मेरा उधर बहुत, एंड राजस्थान में, आई एम मैरिड इन राजस्थान, राइट, उदयपुर। तो एंड हाँ, ओरिजिनली हम लोग चूरू में हैं, राजस्थान में, जो इंडिया में सबसे कोल्ड और सबसे ज्यादा हॉट टेम्परेचर के लिए करेक्ट। जाना जाता है। राइट। तो मेरा मतलब, तो मेरे साथ मजाक में क्या होता था, जो भाषा से प्यार की बात करते हैं, जब मैं बिहार में थी तो मेरे सारे बिहारी दोस्त बोलते थे, चल मोटा मारवाड़ी कैसे बोलता है, बोल के दिखा मारवाड़ी में। तो मारवाड़ी के जोक इधर सुनाती थी, और जब मैं वहां जाती थी तो बोलते, अच्छा बिहारी में बोलो, कैसे बोलते हैं इस बात को। तो मतलब मैं ऑब्वियसली जो बिहारी एक्चुअल है वैसा तो नहीं बोल सकती, बट मेरा बहुत टोन आता है जब मैं, बोल यू नो, सकती हो आई सोमा, गेट इन ट्राई टू कर दैट। सकती हो तुम। रही हो नहीं तो नहीं, तो जरूर मैं आ जाएगा। तो उसके कारण क्या हुआ, तो उसके हाँ। कारण मेरे ख्याल से जो वैरायटी या डाइवर्सिटी है ना, मैंने काफी कम एज में देख ली। और फिर मैं 12th के बाद मैं अकेली रही हॉस्टल में। तो हम्म। वो एक इंडिपेंडेंस होना, आई वॉज इन स्पोर्ट्स डिबेट्स, तो ये एक वो जो आउटगोइंग पर्सनालिटी होती है, तो इसलिए मुझे बाहर आना मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन मुझे डाइवर्स बहुत कल्चर से, तो जब मैं यहाँ आई तो मेरा एकदम एयरपोर्ट पे उतरने का तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जितना इंटरेस्टिंग आप लोगों का हुआ। क्योंकि संदीप पहले आ गए थे तो आराम से मुझे लेने आए, मेरा बेटा भी था छोटा। ओनली थिंग आई रिमेम्बर, उसका ड्राइवर पूरी तरह भर चुका था। और संदीप ना कैसे होता है कि इतने दिन बाद आप देखो अपनी पत्नी और बच्चे को तो आप खुश होते हो, और मैंने बोला रुको, बाथरूम का है, पहले मुझे जाने तो उसको ले। तो वो कॉमेडी जरूर हुई। एंड हम लोग न्यू ब्रंसविक
से इस तरफ हाईलैंड पार्क है, वहां पर रटगर्स का जो बैक एरिया है उसमें हमारा वहां पे था रहने का। तो वहां का एक जरूर मैं इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगी। मेरे पड़ोसी थे रटगर्स में, पोर्टो, वहाँ पोर्तुग पोर्तुगल से पोर्टो जो सिटी है वहां से एक प्रोफेसर आए थे अपनी पत्नी और उनके 2 बच्चों के साथ। तो उनके साथ हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। मुझे स्पेनिश नहीं आती थी, उस बंदी को इंग्लिश नहीं आती थी, पर हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, तो हमने अपनी ही साइन लैंग्वेज निकाल ली थी। तो पीछे से दरवाजा खुलता था, बच्चे उधर से इधर आ गए और मैंने पुर्तगी से कुछ वर्ड सीख लिए, उन्होंने हिंदी के कुछ वर्ड सीख लिए थे। और हमारा काफी अच्छा था, तो वो बोलता था कि देखो तुम, उनकी जो बेटी थी और मेरा बेटा काफी साथ खेलते थे। उसका बेटा अगर अपनी बहन की पिटाई करता तो मेरा बेटा जाके उसकी पिटाई करके आता था, कहने कैसे मारा तूने उसको। तो हमारा ये जोक भी चलता था कि देखो तुम्हारा बेटा हमारी बेटी को पसंद करता है, तुम हम दोनों को पसंद हो, लेट्स फिक्स इट। तो वो बचपन के ऐसी वाली बड़ी हंसी मजाक होता था। तो एक दिन का बड़ा इंसिडेंट मजेदार था। यहाँ तो पता ही है कि कुछ ज्यादा शुरू में काम करने को होता नहीं, आप H4 पे हो, डिपेंडेंट वीजा पे हो। हालांकि अंदर बड़ी चुल मची रहती थी, लेकिन आप ऑब्वियसली बहुत कुछ ज्यादा कर नहीं सकते हो। तो जो और बच्चा भी बहुत छोटा था उस समय, 2.5 साल का ही था, 3 साल का। तो बस संदीप खाना वाना खा के गए थे दोपहर में, एंड हम दोनों आराम से माँ बेटे गधे घोड़े बेच के जो सोते हैं कि चलो सोते हैं आराम से, हम सोए गए। अचानक बहुत जोर से पीछे से दरवाजा खटखटाया, धड़ 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 धड़। मैं बिल्कुल आधे नींद में उठ के गई तो अमीलिया उसका नाम था। तो अमीलिया मुझे देख के खड़ी हुई थी, तो मैंने कहा क्या हुआ, लाइक आई, क्या हुआ। एंड उसने पता नहीं कुछ तो हाथ ऐसे 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 किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। मैंने कहा उसे रुक जा, किसी को ब्रेक कर करके बता कि क्या हुआ। तो उसने मुझे जो ऐसे करके बताया तो मुझे लगा, मैंने कहा अच्छा तुम बच्चे को लेके ट्रॉली में जा रही थी, ट्रॉली क्या, सॉरी, दिस में, सी आई एम मिसिंग द नेम, प्रैम। तो प्रैम में। हाँ, और मैंने कहा अच्छा तुम छोटी वाली बेटी को प्रैम ले, बोली हाँ प्रैम में लेके जा रही थी। फिर उसने कुछ ऐसे 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 किया। मैंने कहा क्या हुआ, फिर उसने मुझे ऐसे 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 किया। मैंने कहा यार मैं उसको ऐसे ऐसे कर रही हूँ, वो ऐसे ऐसे कर रही है। मैंने कहा ये क्या मतलब हो रहा है, हम मैं तेरी दुश्मन, मुझे एकदम नगीना का सीन याद आ गया। मैंने कहा या तो मैं श्रीदेवी हूँ, ये अमरीश कपूर है, या उल्टा मामला है, मुझे नहीं पता क्या है सिचुएशन। फिर मैंने उससे कहा क्या हुआ, फिर उसने ऐसे 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 हाथ किया और धार से उसने वॉल पे हाथ अपना मारा, और फिर उसने ऐसे 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 किया। तब मुझे रियलाइज हुआ, मैंने कहा तुम ये कह रही हो कि एक सांप ऐसे आके मेरे घर की दीवार के अंदर घुस गया है। तो उसने मुझे बोला यस यस यस। मैंने उसको काइंड ऑफ समझाया। अब हम दोनों की हालत खराब, मतलब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं बेडरूम में सो रही हूँ और बगल में सांप सो रहा है मेरे वॉल के इस तरफ। ये सोच के ही मेरी जान, मतलब हालांकि मुझे सांप बहुत पसंद है, आई लव स्नेक्स, मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। पर ये चीज की मतलब एक सांप है, और हमारे यहाँ तो सांप मतलब जहरीला, मार देगा तो क्या होगा, और छोटा बच्चा आपके साथ है। हमने शायद अपने पति को फोन किया, हमारे पति ने उठा के उधर एनिमल कंट्रोल को फोन किया। उसके बाद और हम दोनों माए वो प्रैम लेके इधर से उधर वही चक्कर लगा रहे कि वो सांप कहीं निकले करे, बहुत हालत खराब हमारी। उसके बाद देखा तो बहुत स्मार्ट एक ऑफिसर आया, उस ऑफिसर ने बैठा के हमें जो समझाया, मतलब उसका समझाना मुझे आज भी याद और बहुत मजेदार था। मुझे बोलता है, ओ मैम डोंट वरी, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, यू आर लिविंग इन रटगर्स फॉरेस्ट रिजर्व एरिया, व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट, यू आर लिविंग इन वाइल्ड। मैंने कहा हाँ हाँ, एक्सपेक्टेशन तो ठीक है, तो उसको साइड हटा दे, ये बता ये जो गया है इसका क्या करना। बोला नो 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 प्रॉब्लम एट ऑल, वेन एवर यू सी अ स्नेक नाउ ऑनवर्ड्स, डू नॉट वरी, इट्स अ गार्डन स्नेक, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वोंट हर्ट यू, if it hurts you don't have to worry, suppose it's biting you, just remain calm and pick, उसका मुंह लेना है आपको। बेसिकली उसने मुझे समझाने की कोशिश की कि तुम्हें उसको ऐसे नहीं खींचना है, नहीं तो तुम्हारी पूरी चमड़ी बाहर आ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर हुक की तरह उसका दांत होता है। तुम्हें क्या करना है, उसका मुंह लेना है, उसको दबाना है, जब तुम दबाओगे तो उसका मुंह खुलेगा, फिर उसको प्यार से ऐसे निकाल लेना है। मैंने उस ऑफिसर को बोला, एंड डू यू थिंक कि आई विल नॉट फेंट बिफोर दैट, मतलब वो मुझे काट रहा है तो मुझे काम रहने को कह रहा है, और कह रहे थे प्यार से निकाल लेना उसको। आपने ये हाँ, नहीं बताया कि ये काम करने के लिए हमारे यहाँ इंडिया में बीन लेके लोग आते थे। कि वो तो हम ऐसे ही बदनाम है, हमारे पड़ोसी पूछ चुके थे कि भाई तुम्हारे यहाँ पे बीन लेके लोग आते हैं, तो तुमने पढ़ाई भी की है। मैंने कहा भाई साहब आई नो, पढ़ाई भी की है, मुझसे तो किसी तो ने पूछा तुम्हारे यहाँ उसकी म्यूजिक भी होता है, मैंने मैंने कहा मैंने बोला, मैंने यस, कहा मेरी पढ़ाई छोड़ो, मेरे पिताजी इंजीनियर थे और मेरे फादर इन लॉ सर्जन है, एग्जैक्टली उसकी बात एग्जैक्टली। छोड़ दो। तो वो मुझे और रेपुटेशन खराब हो ये जाती। स्टीरियोटाइप्स तो होते पर हैं। ये इतना नहीं, आई थिंक स्टीरियोटाइप से ज्यादा क्या है, इग्नोरेंस, एग्जैक्टली इग्नोरेंस एक तो बहुत ज्यादा है। बट इग्नोरेंस में आप क्या क्या पिक्चर कर लेते हो एक दूसरे कल्चर के लिए, क्योंकि वो हम वेरी बॉलीवुड को भी डिस्टिंक्ट। दोष दें इस बारे में,
मैं हाँ, बॉलीवुड को भी दोष देती हूँ। जैसे अगर बॉलीवुड की आप पहले की मूवीज देखो, आपने रियलाइज किया है कि यहाँ के बारे में कितनी खराब इमेज होती थी। राइट, कि मतलब क्या अगर दिखाते बच्चे, थे और क्या। राइट, राइट। मतलब चले गए, अगर माँ बाप ने यहाँ के काम किया है, जो कि अब हम सब जानते हैं कि यहाँ की लाइफस्टाइल में यू आर सपोज टू, एवरीबडी वर्क्स, राइट, पर हम्म। उधर अगर प्रेजेंट किया जाए तो बहुत अजीब ढंग से किया जाता है। तो खैर, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, हम्म। तो हमारा ये बहुत कॉमेडी हुआ। और इसी से रिलेटेड एक जस्ट इस बात को ही मैं रैप अप करती हूँ, उनके साथ हमारा जो रिलेशनशिप था। तो एक टाइम के बाद ये लोग चले गए वापस, पोर्तुगल पोर्तुगल चले गए, और फिर सिर्फ ये हस्बैंड आया, लुई। तो हम लोगों ने कहा ऑब्वियसली बीइंग गुड नेबर्स, कि आओ हमारे घर पे आ जाओ आराम से, डोंट वरी लुई, जस्ट कम हियर। लुई बोला मेरे पास जो भी नहीं, कार भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं, हम चल तुम्हें ले चलते हैं। सबने शॉपिंग करा दी और हमसे घर ले आए, खाना पीना खिला दिया। फिर लुई सोएगा, और 1 BHK होता था उस समय। और लुई को ये बात नहीं पता थी, बट संदीप के बहन और उनके पति, मेरी सिस्टर इन लॉ और माई ब्रदर इन लॉ हमारे पास आके 6 महीने से रह रहे थे। और हमारा खुद का बेटा भी था, 1 BHK। ठीक है, तो लुई, अब लुई को तो क्या बोला जाए, तो हमने लुई को बाहर, उसका जो हॉल था 1 BHK का, उसमें अच्छे से उसका इंतजाम किया कि भाई लुई सो जाओ। अब जब लुई सो गया तो हमने कहा अब हम कैसे सोएंगे, सवाल ये था। तो हम लोगों ने बेडरूम में देखा कि अच्छा बड़ा बेड है, 3 लोग उस पे आ जाएंगे, 2 लोग एक इधर किसी तरह मैनेज करके, एक इधर किसी तरह। सो एल शेप में हम 5 लोग सो गए। दूसरे दिन सुबह हुई कि भाई संदीप ने बोला उठो, लुई हुई को चाय वाय कॉफी कुछ दे। मैं बाहर निकली तो लुई बिल्कुल बाहर ही इंतजार कर रहा था। वो गुड मॉर्निंग सोमा, ठीक। पीछे से मेरी सिस्टर इन लॉ निकली, उसने बोला गुड मॉर्निंग। फिर संदीप आया, फिर उसका हस्बैंड। लुई चेहरा देखना था, हाउ डिड यू गाइज मैनेज टू स्लीप ऑल 5 in 1 रूम, हाउ इज इट पॉसिबल। तो वो कल्चर जो डिफरेंस, उसको विश्वास नहीं हुआ कि एज अ गेस्ट हम उसको, तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है एक दूसरे के कल्चर से। नहीं, तो और ये बड़ा, और आपने जैसे कल्चर की बात करी सोमा, तो इसलिए मैं ऐड करूंगी कि सेम डे ही एयरपोर्ट पे ही हुआ ये कि मेरे हाथ में, मैंने बोला कि बहुत सामान था, पहली बार आ रही थी, सूटकेसेस, दो दो ओवरकोट्स एंड ऑल। तो ये तो है कि अमेरिकन लोगों में ये चीज़ मैंने देखी, हेल्पिंग तो होते हैं, बट एक चीज़ जो थोड़ी मिसिंग लगी कि उन्होंने एक बार हेल्प किया तो हम इंडियन की आदत होती है कि भैया उनको दिल से थैंक यू बोलना, और इतनी जोरों की हंसी देंगे ना कि भाई आपने तो मेरी आज जिंदगी ये कर दी, उसके बदले में वो हंसी वापस नहीं मिलती है। अब क्योंकि हम उनको ये फेक ये, लगता होगा। मुझे आदत कि भाई मैंने तुमको इतनी जोर की स्माइल दी है तो स्माइल तो मैं वापस लेकर ही जाऊंगी, नहीं तो मैं तुमको थैंक यू बोलती रहूंगी। लेकिन मुझे उस तरह का रिटर्न आ ही नहीं रहा था। मैंने कहा भाई मैं थैंक यू बोल रही हूँ, तो मैंने फिर से दो चार अंग्रेजी और जोड़ा, आई एम एक्सट्रीमली अप्रिशिएटिव, ये वो मैंने कहा भाई Oh अब my तो हंस God. दो। नहीं हंसेंगे। हमने कहा ये सच्ची पोकर फेस्ड होते हैं, आई एम सॉरी, नो ऑफेंस टू माय अमेरिकन फ्रेंड्स, बट ये होता है बड़ा कंट्रोल। तो मैंने सीखा कि भाई आज हमारे कोई इंडियन भाई बंधु होते हो तो चाय वाय पिलाने लेके चले गए होते। इनकी बाउंड्रीज है और ये आपकी बाउंड्रीज भी रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट Correct. दे करते हैं, या हैव दैट काइंड ऑफ देयर इज थिंग। नथिंग रॉन्ग, इट्स जस्ट दैट मेरी नहीं नहीं, नथिंग रॉन्ग, नहीं, कंडीशनिंग, Just इट्स the culture जस्ट देयर difference. लाइफस्टाइल। और कंडीशनिंग मेरी ऐसी थी कि दिल्ली में हाँ. भाई आपने किसी को प्यार से थोड़ा ऐसे बोल दिया, अरे चलो भाई आपको चाय पिलाते हैं, चलो मेरे घर आओ, ये करो वो करो। यहाँ तो मैं उसको, मैंने लिटरली कम से कम 3 4 बार थैंक यू बोला। मैंने कहा भाई हंस दो हंस दो, आई एम सो हैप्पी दैट इसीलिए तुम थैंक इतना थैंक यू बोलती हो, अभी पर समझ. मैंने पर मैंने यू। एक चीज नोट की, एक चीज नोट की, मेरी अपनी कंडीशनिंग, असल में व्हाट यू सेड द राइट वर्ड ये है कि जब हमारी कंडीशनिंग होती है ना, तो हम एक ही तरीके से सोचते हैं। सो इंडिया का कॉमन सेंस इंडिया में वर्क करता है, यहाँ या का कॉमन सेंस अलग है, इट्स जस्ट लाइक दैट। तो इसी केस में मुझे ध्यान है कि अब मतलब मैं कुछ सालों के बाद जो आप एक अंतर महसूस करना शुरू करते हैं, जब आप यहाँ भी काफी घुल मिल चुके होते हैं ना, तो मैंने एक महसूस किया अंतर, जो पहले हमें कुछ चीजों को हम मानते थे कि अमेरिकन की चीज बहुत रूड होती है, बट आफ्टर अ पॉइंट आपको रियलाइज होना शुरू होता है कि रूडनेस नहीं है, मे बी कुछ चीजों में वो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है। तो जैसे अगर तुमने किसी अमेरिकन को यहाँ खाने पे बुलाया, तो वो बोलेगा वो सॉरी टुडे इज नॉट पॉसिबल, बट या इज इट ओके इफ आई कम टुमारो। अगर उसने आपको टुमारो बोला है तो टुमारो आएगा। आएगा इंडिया में आप एग्जैक्टली। जाओ, आप सामने वाले से मिले हो, ये तो बहुत कॉमेडी की बात अब लगती है। क्या होता है कि पूरे गांव को पता है कि मैं आई हूँ, हाँ, वहां से कोई आएगा आपको बोलेगा ओ अच्छा हाँ हाँ, सुनने में आया तो था कि आ रही हो। ट्रू मैंने कहा ट्रू भैया ट्रू। तुम्हें अच्छी तरह से पता है हम आ आई गए, नो। कितने बजे आए, कितने ट्रेन में आए हाँ, हैं, कब हमने ऑटो लिया है, कब हम घर पहुंचे, तुमको सब पता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल और उसके बाद बिल्कुल। हाँ हाँ घर आना, अरे कल ही आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी बोलेंगे हाँ हाँ। एक बार मैंने गलती कर दी, बोल रही कि बहुत मुश्किल है, मैं आ नहीं पाऊंगी, कि हाँ मेरे को तो शाम को निकलना है। हाँ। देखो क्या बदतमीज इंसान है, हमने तो सब इतने प्यार से बुलाया, देखो जी 4 लोगों को और बुला लिया कि ये तो मना कर राइट रही है। राइट। तो उस समय मुझे डिफरेंस लगा कि वो भी हमें सिर्फ कहने के लिए कह रहे हैं।
अगर आप गलती से उनके घर पहुंच जाए ना तो बहुत बुरा हाल हो जाए आपका कि वो तो खुद ही तैयार नहीं होंगे। वो जरूरी तो है ये क्योंकि एक हाँ, करेक्ट करेक्ट। कल्चरल डिफरेंस। स्विट्जरलैंड में थी तो अच्छा, वहां पे क्या है ना, जैसे जैसे भी आंख मिलेगी किसी की ना तो स्माइल जरूर करेंगे, गुड नाफ्ट करेंगे, गुड मॉर्निंग करेंगे। आई मीन तो वो भी बहुत मेरे लिए कल्चरल शॉक था, बिकॉज इंडिया में कहाँ हम एक दूसरे को देख के आंख मिलते ही कहाँ विश करते हैं, यस कर दे अगर यस। लड़की तो भैया बहुत फास्ट है, लाइन मार रही है। आई मीन लगी ना, वो वाले कंसेप्शंस है ना, छोटे शहरों की बता रही हूँ मैं, बातें आपकी दिल्ली वाली नहीं बता रही। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमें मैं तो खुद बहुत एकदम जैसे कहते हैं ना, ऐसे चलना पड़ता था अपने ना दोनों तरफ पटना में रही हूँ ना, बांध सो के इट्स कि लाइक। भैया कोई देखना ना, हम किसी को देखे ना कोई हमें देखे। तो वहां पे जो कल्चरल डिफरेंस था ना, वो एकदम से ना। बट मेरा एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ कंडीशनिंग से ज्यादा एक ह्यूमन माइंडसेट होता है, हाँ ह्यूमन कंडीशनिंग, वेयर व्हेन यू स्माइल एट समबडी एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है कि आप स्माइल बैक कर। चीज देखिए कि यहाँ जो फैमिलीज कॉम्पैक्ट होती है ना, या मतलब जो ब्रोकन फैमिली नहीं है, ब्रोकन फैमिली तो देखो कहीं की भी अच्छी नहीं होती, पर यहाँ की जो ब्रोकन फैमिली नहीं है वो बहुत कॉम्पैक्ट होती है। हम्म मतलब वो लोग एक टाइम के बाद कोशिश करते हैं कि अपने माँ बाप से 30 माइल के एरिया में ही रहें। मेरे। दैट्स इतनी बार मैं जाती हूँ तो शॉपराइट पे वो मुझे दिखता है कि वो कॉल कर रहा है कि मॉम डैड का क्या लेके आना है, प्रिस्क्रिप्शन वगैरह। सो दैट इज देयर। बट अगर आप अपने बच्चों से बात करो तो यू विल सी एग्जैक्टली कि भारतीयों के लिए या नॉन भारतीयों के लिए क्या फीलिंग्स है, क्या बन रही है, चीजें कैसे डेवलप। अभी जो जैसे मेरे आपने खुद के बच्चे से बात होती है तो वो यही कहते हैं कि वो लोग हमें बहुत लाउड मानते हैं। राइट राइट। राइट, बॉलीवुड मूवीज भी देखो ऐसे भी ना, सो दे कंसीडर जो भी हमारा बिहेवियर हम कई बार करते हैं, दे कंसीडर इट वेरी लाउड अकॉर्डिंग टू देयर नॉर्म्स, अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर। और हम चूंकि उनकी कंट्री में आए तो ऑब्वियसली आपको एडजस्ट करने में यानी वो चीज। कंपैरेटिव तो हो जाता है। जैसे मैं जेएनयू में थी तो हमारे साथ काफी सारे यूएस और बहुत सारे ईस्ट यूरोपियन लोग, तो उसमें कुछ रशियंस थी जो वहां पे आके हिंदी सीख रही। तो लाइब्रेरी में एक बार ही ऐसा हुआ कि एक रशियन लेडी कुछ बुक को जैसे काउंटर पे जाके ले रही थी, तो किसी दूसरी लाइब्रेरी के स्टाफ ने बोला, क्या ये लोग बाहर से क्या आ जाती हैं, बंदरिया जैसा चेहरा लगता है। तो उसने बोला, हाँ मैं हिंदी समझती हूँ, तो मुझे मोंकी बोल रही है। तो देन हम लोग वहीं पीछे लाइन में खड़े थे। देन वी रियलाइज एंड व्हेन आई केम हियर, तब मुझे लगा अपने देश में हमने दूसरों को ऐसे कहा है, अब यहाँ आके। नंदिनी जी, अतुल जो जी। ये अभी आपने रशियन वाली बात बताई तो मुझे याद आ गया, अभिव्यक्ति पे ही पढ़ा था तो इसमें शायद ये संस्मरण अशोक चक्रधर जी ने लिखा था। तो उसमें कुछ किस्सा ऐसा था कि जब इंडो रशियन मैत्री के जो है काफी प्रगाढ़ रिश्ते जब हम्म चल रहे थे, हम्म तो उस समय सांस्कृतिक आदान प्रदान में कई बार इधर से साहित्यकार रशिया जा रहे हैं, उधर से इधर आते हैं। बिल्कुल। तो कहते हैं ऐसे एक बार प्लेन था और उसमें काफी साहित्यकार गए, और वहां पर पहुंचने पे कुछ व्यवस्था ऐसी थी कि सबके लिए इंटरप्रेटर अनुवादक रखे गए थे, हम्म लेकिन इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए उन्होंने रखे थे। कहते हैं लेकिन वो बेचारे रशियंस को नहीं पता था कि जितने उतर रहे 99% उसमें सारे के सारे अंग्रेज हैं ब्राउन स्क्रीन के ओके। अंदर। तो हाँ। सब जो है वो अंग्रेजी वाला इंटरप्रेटर मांग रहे हैं। तो इन्होंने पूछा भी तो कहने के हम तो इंग्लिश इंटरप्रेटर है। अरे तेरी तो। तो अब उनको मजा नहीं आया कि भाई यहाँ पे, तो उन्होंने फिर अपने किसी दोस्त को कॉल किया, तो उनके दोस्त वहां पे आ गए होटल में। तो कहने लगे कि चलो कम से कम कोई तो ऐसा है कि जो मातृभाषा में बात कर सकता है, ये तो जो आई हैं ये हिंदी नहीं जानती हैं। तो दोस्त ने कुछ कहा तो ये बोले कि जो है यार, जो है इतने धीमे क्यों बोल रहे, केजीबी की है क्या? तो दोस्त कहता है ओ। कि अरे ऐसा ना बोलिए, हो सकता है जानती हो। और उसके बाद में दोस्त थोड़ा चिढ़ गया कि जो है मतलब इंटरप्रेटर का काम मिला है और हाँ। आप हिंदी ये नहीं जानती हैं, इतनी देख लो खा खा के मोटी हो गई, कुछ उसने इस टाइप का सरकाज़्म जो है गलत कमेंट किया। ओके। लिफ्ट में तो वो तो अशोक जी उनसे बोले, क्या हुआ जो भारी है, स्वस्थ सुंदर सोवियत नारी है। आ हा हा। तो ये उन्होंने कविता में हाँ। कहा। तो उसके बाद में जब वो तीनों लिफ्ट में गए तो वहां पे वो लेडी पलट के कहती है, जरूरी नहीं आपकी राय से मैं सहमत रहूं, ओके। हिंदी में। ओ। तो उसके बाद में वो तीनों की जो है दोस्ती काफी अच्छी हो गई, ओके। और हिंदी में ही पूरा जो है वो मॉस्को घूमा गया। मॉस्को माया, अच्छा चलो। और एक, चूंकि बात करते करते थोड़ी सीरियस होने लगी थी, तो मुझे जो कंडीशनिंग की बात करी मुझे याद आई, एक रिवर्स कंडीशनिंग होती है। हम्म। तो हम लोग आईएसटी फॉलो करते करते जब ईएसटी फॉलो करने लगते हैं तब क्या होता है। राइट राइट। ज्यादा नहीं, पिछले साल की बात है। हाँ। मैं लखनऊ गया हुआ था, तो एक परिवार, हमारे ही रिश्तेदार हैं, काफी साल से मिलना नहीं हुआ था, तो फोन हुआ, तुमने कहा कि आएंगे। तो जो लड़का था हमारा कजिन, अब वो
एज में काफी छोटा, तो कहने लगा भैया हम सवेरे हमें दुकान खोलनी होती है, तो जल्दी जाना होता है, आप कितने बजे आएंगे? हमने कहा तुम्हें कितने बजे खोलनी है? तो बोल रहा 9 बजे। तो मैंने कहा मैं 7:30 पे आ जाऊंगा। हाँ। ठीक है। उसने सपने भी नहीं सोचा था ये भाई साहब 7:30 बजे आ जाऊंगा। अच्छा। और उनके यहाँ कोई नहाया भी नहीं था। और अपना हाथ धो के गए थे क्या? नहीं, हम तो बिल्कुल बिल्कुल हाथ नहा धो के, हाथ पैर धो के बिल्कुल पीछे पड़ने के अंदाज में पहुंच गए। हाँ। और कुछ उनके घर में जो उसकी वाइफ वगैरह थी, वो शायद उसने पहली बार हमें देखा तो उसे लगा कोई किराए का कमरा देखने आ गया सवेरे सवेरे। के पहले ना एक बहुत छोटी सी एक मजेदार सा किस्सा है, मैं सुनाती हूँ। एक्चुअली सोमा जब बता रही थी तो मैं चुपचाप बैठी थी, सुन रही थी। उसी से कनेक्टेड और सांप वाला किस्सा एक मेरे मेरे पास भी है। तो बिल्कुल बिल्कुल सुनाओ। तो क्या हुआ, एक बार बहुत फनी है। तो क्या हुआ कि यूएस आए थे नया नया, मतलब जब यूएस आई थी तब की बात है। मेरा बेटा छोटा सा था, एलिमेंट्री में था। स्कूल फटाफट सुबह सुबह का टाइम था, स्कूल जाने की भाग दौड़ हो रही थी, उनको तैयार करो ये सब करो। और अश्विनी मेरे हस्बैंड वो ट्रैवल कर रहे थे, वो घर पे थे नहीं। तो नया नया सेटअप था, तो सामान भी काफी कम था घर में। तो आर्यन का, मेरे बेटे का, जब जूते के लिए ना स्कूल जाने के लिए, जैसे ही मैंने शू क्लोजेट खोला, सामने सांप बैठा हुआ था वहां पे, है ना, छोटू सा सांप। तो अब क्या हुआ कि सांप सांप बैठा हुआ। अब उस समय क्या था ना, दिमाग मेरा से चल रहा है कि बस फटाफट से लेके जाना है स्कूल के लिए, लेट हो रही है, इसको दूध पिला। मेरे दिमाग में और कुछ नहीं आया। किचन में गई, किचन टाल लेकिन बाउंटी, वो बड़ा सारा निकाला, सांप के ऊपर डाला, पकड़ा ऐसे, और Oh my सांप God. उठाया। और हमारा जो कम्युनिटी था ना, उसके एक तरफ पूरा एक पूरा रिजर्व एरिया था, पेड़ लगे थे सारे। तो वहां गई, वहां तक गई दौड़ते हुए, उसको सांप को वहां छोड़ा। अरे जल्दी चल जल्दी चल, मतलब आई हैव टू लाइक ड्राइव हिम, लेके चली गई। आप तो जब तो वापस आके ये कर दिया मैंने। उसके फिर क्या हुआ कि मम्मी का फोन आया, मौसी का, कई सारे लोगों का फोन आया, और मेरी सारे जो नेबर्स उनका ही फोन आया। एंड बड़े मैटर ऑफ फैक्ट मुझे, मैंने कहा यार घर में सांप निकल आया था, मैंने ना उसको फेंक दिया वहां जाके। उसके बाद सबने जो रिएक्शन देना मुझे शुरू किया ना, सांप तुमने पकड़ लिया, कैसे कर दिया। फिर मुझे लगा यार मैंने क्या कर दिया। नहीं, सचमुच कुछ किया उसके आपने? बाद मैंने रियलाइज हो मैंने सच में कुछ कर दिया क्या, अगली बार से मत करना ये। मैंने कहा अच्छा ओके। उसके बाद अश्विनी को बताया। इंडिया जैसा ही लगा आपको? नहीं, मेरे साथ एक हादसा हुआ जब मैं ओके। यूएस आ रही थी। प्लेन की बात है ये, और ये रियल में, ये एक्सपीरियंस मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जब यूएस आ रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। मेरे पति दीपक साहब ने ये बोल दिया कि तुम्हें एक ही प्लेन में बैठना है और वो सीधे जेएफके आएगा। ओके। तो वो, मैं ठीक है। तो जब मैं दिल्ली में मेरे सास ससुर मम्मी पापा सब छोड़ने आए, जैसे पहली बार मैं जा रही हूँ तो सभी लोग छोड़ने आए मुझे वहां पर एयरपोर्ट में। मेरे ससुर जी उस समय उनके एक मित्र हैं, उस समय एविएशन मिनिस्टर थे, शरद यादव। तो उनको बहुत ज्यादा बार बार जाके बोल रहे थे कि मेरी बहू पहली बार अमेरिका जा रही है, मेरी बहू पहली बार जा रही है। मतलब वो बहुत सारे क्योंकि मैं कलकत्ता से हूँ, तो वो हल्दीराम उस समय नया नया खुला था, तो बहुत सारे हल्दीराम के स्नैक्स वगैरह लेकर आए। मेरी बेटी जा रही है वहां, कैसे रहेगी, उसको ये सब पसंद है, तो बहुत सारे स्नैक्स लेकर आए। फिर ये हुआ कि वो वहीं पर सारा सूटकेस वगैरह खोल खाल के वहीं सब सेटअप हो रहे थे। मेरी मम्मी कर रही थी, मेरी सास कर रही थी, सब कर रही थी। और वहां पर सारे वो जो कर्मचारी होते हैं वो सब देख रहे थे। तो वो सब हो गया काम, सब पैक हो गया, सब लोड हो गया सूटकेस। आप बिलीव नहीं करोगे, इट्स मतलब अमेजिंग है वो सूटकेस से सारा सामान गायब हो गया, स्नैक्स वगैरह, वो स्नैक्स किसी सब। और को याद आ रही होगी हल्दीराम के खाने की। हाँ, वो हाँ सब पूरा। थोड़ी। और वो कैसे पता चला, जब मेरा यहाँ पे लगेज आया, तब फिर वो सारे स्नैक्स, मम्मी पूछे कि स्नैक्स सब मिले तेरे को? मैंने बोला कुछ भी नहीं निकला उसमें से। मेरी माता जी ने ना खूब वो नान खटाई वगैरह सब बड़े प्रेम से बनाए थे। तो आज भी वो याद करती है और बोलती है कि तेरे तेरे मुंह में वो नान खटाई नहीं लगी। वो बड़ी दुख की बात होती है। मैंने बोला, कोई बात। जी। लेकिन उससे ज्यादा एक्सपीरियंस मेरे को फ्लाइट में हुआ कि जब दिल्ली से मैं चढ़ी, वो अनाउंसमेंट बोली ये तो लंदन जाएगी, दिल्ली टू लंदन, और लंदन से फिर आपको फ्लाइट चेंज करनी है जेएफके के लिए। और मैं कंफ्यूज, मेरे पति बोल रहे हैं कि ये डायरेक्ट जेएफके जाएगी, और मैं, ये तो फ्लाइट लंदन जाएगी। और कोई इंसिडेंस ऐसे था कि एक मिशनरी वाले थे, दे हेल्प मी अ लॉट, कि मेरे को कुछ भी नहीं पता है, एबीसी कुछ भी नहीं मालूम था कि ये फ्लाइट कहाँ से कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी। बट जब उनसे मैंने पूछा कि कंफर्म किया कि ये फ्लाइट लंदन जाएगी,
तो बोले हाँ ये लंदन जाएगी। तो फिर बातचीत में ये पता चला कि आई एम गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फिर वो मेरे साथ पूरे साथ बैठे रहे, पूरी बातचीत करते रहे मेरे साथ। और फिर जब लंदन आया तो मेरे को लंदन तक वहां तक ले गए, जो अपना काउंटर होता है नेक्स्ट फ्लाइट के लिए, वहां पर ले गए। और फिर उनको दूसरी जगह जाना था, मिशनरीज को। फिर वहां पर उन्होंने बोला कि ये ना JFK जा रही हैं, तो इनको दूसरी फ्लाइट कौन से नंबर है वो सब उन्होंने मेरे को बोर्डिंग पास वगैरह करवा दिया। अब जैसे अगली बार जो है ये सब्जेक्ट ऐसे ले सकते हैं। और फर्स्ट ड्राइविंग एक्सपीरियंस, यहाँ पे कई लोगों ने लाइसेंस लेने के लिए गाड़ी चलानी सीखी है, या पहली बार चलाई है, या पहली बार ली है, तो उसमें भी लोगों के साथ में मजेदार किस्से हुए हैं। तो कुछ उस पे हम लोग बात कर सकते हैं। और खाने पीने के और खाने पीने की। कह रही हूँ खाने अनीमा, वाला है ना। अनीमा ऑर्डर की बात कर रही हूँ कि हम लोग आए थे तो हमारी एनिवर्सरी आते ही आ गई कुछ हफ्ते में। तो हमने सोचा अच्छी जगह खाएंगे, बच्चे बच्चे थे नहीं तब। चले गए कौन से रेस्टोरेंट, गेस करो? चिलीज। है? चिली। चिलीज, क्योंकि हमने सोचा तीखा खाना मिलेगा, चिली वाला खाना मिलेगा, उसमें लाल रंग की मिर्ची बनी होती है ना। नाम चिलीज बट नाम क्या? चिलीज एक्चुअली बीफ का सूप होता है वो, ओके, चिली ओह मीट। शूट, बीफ के सूप को भी आई चिली हैव नो बोलते आइडिया। हैं। या कंक्लूड करने के पहले मुझे आप लोग से ये भी पूछूं कि बातचीत आप लोग को लगी कैसी? क्योंकि ये जो हम हम तो तो गप्पे मारने में उस्ताद हैं, हमें तो अच्छी लगती है। अच्छा अतुल जी, मैं अब एक कंट्रोवर्शियल सवाल पूछती हूँ, ठीक है? आपके जो मेल्स वाला वर्जन था और जो फीमेल वर्जन था, अब आप ये बताइए कि उसमें आपको कौन सा बेटर लगा। दिस इज अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नाउ। और आप अभी इंटरनेट पे चला गया एक बार, एक आंसर तो सब जगह, मतलब आप समझ लीजिए, फिर अब आप इसको बच नहीं कट कर सकते इस सकते हैं आंसर से। लेकिन हम पूछ कर रहेंगे। हाँ, आप एडिट करेंगे, हमें पता है, आप ये सवाल हटा देंगे, लेकिन हम फिर भी पूछ रहे हैं। देखिए, तो ऐसा है कि अब जैसे अभी अनीमा जी कह रही थी कि हम लोग जो है मतलब गप्पे मारने में उस्ताद होते हैं। और यहाँ पर मैं जो है कोई वो उस चीज से बचना चाह रहा हूँ, फेमिनिज्म वाली कोई बात नहीं है। लेकिन एक जो पुरुष होते हुए एक हम लोग को एक मिथ होती है कि महिलाएं हास्य व्यंग कम करती हैं। ओह गॉड। ये मतलब जो है ये ऐसा मिथ जो है वो बना हुआ है। लेकिन ये मेरी धारणा नहीं थी, मुझे लग रहा था कि इसका फीमेल वर्जन करेगा पोस्टी का तो ये भी उतना ही मजेदार होना चाहिए। और ये जो है धारणा आज पुख्ता हुई। और सोमा जी जैसे पहले जो है शी वाज ट्राइंग टू एस्केप कि नहीं नहीं हम जो है आई एम नॉट ए गुड किस्सा गोल, लेकिन वो भी चीज आज सिद्ध हो गई कि इनके पास में किस्से काफी अच्छे हैं। वो जो सांप वाला इन्होंने बताया है कि जो है मतलब ऑलमोस्ट यहाँ एक के फेंट होने की बात हो रही है और पुलिस ऑफिसर जो है वो टाइप कास्ट ना करते हुए भी किस तरीके से बता रहे हैं कि नहीं आप जो है उसको आराम से निकाल सकते हैं, पैनिक नहीं होते। ये कुछ उसी तरीके की बात हो गई कि कोई हाइकिंग पे जाए और वो वहाँ काफी डेंस फॉरेस्ट एरिया और उसमें कहे भालू आ जाए तो उसके सामने से भागना नहीं। और जब भालू सामने आएगा तो सलाह देने वाला सबसे पहले भागेगा। बिल्कुल ओ नहीं, पर अतुल जी बिल्कुल। मैंने ये किया था। अच्छा। मैंने ये भी बेवकूफी की है। हम गए थे हाइकिंग के लिए, और संदीप आगे जा रहे थे मेरे बेटे को लेकर, और मैं पीछे पीछे आ रही थी क्योंकि काफी वहां पे पत्थर थे। तो ही सेड मैं इसको ले जाता हूँ, तुम आओ। और मुझे भालू दिखा आते हुए इधर। मैंने संदीप से कहा कि यार संदीप रुको जरा, फोटो तो ले लो। तो संदीप ने बोला ऐसा है, आ जाओ तुम, नहीं तो दीवार पे फोटो बन के तुम ही लगी होगी थोड़े टाइम बाद। ट्रू आई डिड दैट बेवकूफ ट्रू। ऑल्सो विदाउट रियलाइजिंग। तो चलिए, आज तो काफी अच्छी बातचीत रही और पूरा भरोसा है फिर हम लोग आगे इसे नेक्स्ट सीरीज करेंगे। सो तो हाँ, चलिए सोमा आज जी, इस गपोष्ठी के महिला वर्जन का कंक्लूजन करते हैं। अच्छी रही बातचीत और आगे फिर मिलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, धन्यवाद नमस्ते। अतुल। धन्यवाद। बिल्कुल।